इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। तो आज हम बात करेंगे जी डोमेस्टिक पर। डोमेस्टिक में क्या प्यार बैठा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं हसनात अख्तर। तो हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द क्रिकेट पल्स। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा हसनात, प्लेयर्स की सिलेक्शन के बारे में कुछ बात करेंगे आप? जी जी बिल्कुल करूँ। तो शुरू करते हैं फिर। सिलेक्शन की यही है कि आप जैसे कि आपने देखा कि एशिया कप खेला हमने, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन थी। ऑल्दो हम फाइनल में पहुंचे बट वो कोई इतना मेरे लिए मानी रखता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो आपने क्रिकेट खेली वो बहुत बुरी खेली। अब ये हर दफ़ा की रागनी है हमारी, हम किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे साथ वो होता है जो मतलब अब आदत हो चुकी है हमें कि हम जब भी जाते हैं तो हम जलील ही हो के आते हैं। लेकिन इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अच्छी सिलेक्शन करें और जो प्लेयर डिज़र्विंग है उनको ज़रूर चांस दें। जैसे अभी टेस्ट स्क्वाड आया, टेस्ट स्क्वाड के अंदर 38 साल के लड़के आपने रखे हुए हैं, बंदे रखे हुए हैं, तो उनकी जगह पे आप अगर यंगस्टर्स को चांस दें जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, जो रेगुलर डोमेस्टिक खेल रहे हैं, डोमेस्टिक सीज़न टॉप कर रहे हैं, उनको अगर आप चांस दें और मेरिट पे जिस तरह लड़का आया साहिबजादा फरहान, उसने रन भी किए, तो उसी तरह के प्लेयर आएंगे आगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर चलता है। अच्छा हसनात, यहाँ से एक पॉइंट निकला है कि देखिए हमारे पास टॉप ऑर्डर में काफी मतलब हमें इतना क्लैश टॉप ऑर्डर नहीं करता, कभी कभी हो जाता है। मिडिल ऑर्डर शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज के बाद हमने रोला ही देखा है। तो हमारे पास अभी मौजूद है इरफान खान नियाजी मौजूद है, जो कि एक अच्छे फिनिशर भी हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, पीएसएल में भी परफॉर्म किया, और जो गनी ग्लास का जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह अब्दुल समद भी हमारे पास है, पेशावर ज़ल्मी में भी वो परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, और जो पाकिस्तान ए का टूर था उसमें भी परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप उन पर, इन दोनों के बारे में? देखें, ये दोनों प्लेयर्स रेडीमेड प्लेयर थे मेरे ख्याल से। इसमें अगर अब्दुल समद नहीं तो इरफान खान नियाज़ी तो लाजमी है, क्योंकि इरफान खान नियाज़ी मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान के सिस्टम में आए। नियाज़ी ने कुछ सीरीज़ खेली, ठीक है, और उसके बाद वो अचानक से ड्रॉप हो गए, पता नहीं क्यों हुए, समझ नहीं आई। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी उनकी सिलेक्शन जस्टिफाइड थी, वो वहाँ भी नहीं आए। और फिर पीएसएल में आपको याद होगा एक बड़ा डिफ़िकल्ट चेज़ अगेंस्ट लाहौर के अंदर उन्होंने बना के दिया था, और उनकी मसल पावर ऐसी है कि वो एक अच्छे ज़बरदस्त हिटर हैं। और अब्दुल समद भी एक हिटर ही हैं एक तरीके से, बट जो आपने बात की ना मिडल ऑर्डर के विकेट मैच को लेके चलने वाली, वो प्लेयर्स अगर आप अपने सिस्टम में भी जाएँ ना तो कोई वो इतने आपको मिलते नहीं हैं, मतलब नज़र नहीं आते। ऑब्वियसली अगर आप डोमेस्टिक को छानेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई निकल आएगा, बट इन दो की जहाँ तक स्पेसिफिकली बात है, इनको तो डेफिनेटली इनमें से एक को तो लाजमी होना चाहिए, जो कि इरफान खान नियाज़ी है। स्क्वाड में दोनों को होना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ से आपने कहा कि हमारे पास जो गेम को लेकर चले वो नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो मोहम्मद रिजवान है वो गेम को लेकर चल सकते हैं, ठीक है, तो क्या हम उनको टीम में ले आए और मिडिल में खिलाना शुरू कर दें? T20 की बात कर रहा हूं। रिजवान मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो आप खिलाएंगे ना। रिजवान तो T20 में ओपन से नीचे सोचती कुछ नहीं, हालांकि रिजवान का नेचुरल नंबर वही था, नीचे खेलने वाला ही था, उसके बाद वो अचानक ओपनर आए। लेकिन जब आप T20 की बात करते हैं ना, तो अगर आप बाबर आजम को ले आएँ तो उनको आप 3 नंबर पे खिलाएं या 4 नंबर पे खिलाएं, तो वो एक प्लेयर हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। फिर हमें फिनिशर्स को पुट इन करने की ज़रूरत है। अगर आप बाबर को नहीं लाते तो ऑब्वियसली लेके चलने वाला इनिंग को तो हमारे पास बाबर और रिजवान ही करंटली हैं, उनके अलावा फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहे, पीएसएल में भी नहीं आ रहे कहीं पर। क्योंकि अगर आपने पीएसएल से टीम उठानी है T20 की, तो वहाँ से आपको इस तरह का कोई प्लेयर मिलेगा नहीं, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में सिखाया ही ये जा रहा है कि छक्के मारो, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा हसनात, एक टीम में एंकर करने के T20 टीम में कितने प्लेयर होने चाहिए जो एंकर कर सकें? T20 में करंट T20 के अगर आप गेम देखें जो दुनिया खेल रही है, तो मेरे ख्याल से एक ही प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो बीच में आके एंकर रोल खेले। जैसे पाकिस्तान टीम में, असल में पाकिस्तान टीम का हाल ये था कि पाकिस्तान टीम में रिजवान भी था, बाबर भी था, फिर नीचे भी कुछ ऐसे प्लेयर थे जो आराम से खेलते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान की T20 की टीम में बहुत मतलब मसला होता था, रन रेट काफ़ी डाउन होता था। अगर 2 एंकर्स आपने खिलाने हैं, पहली बात तो 2 की जगह नहीं बनती। अगर आपने 2 खिलाने भी हैं तो दोनों को ओपन ना करवाएं साथ में, एक ओपन कर ले, एक नीचे आ जाए मिडिल ऑर्डर में नीचे से संभालने के लिए, एक ऊपर से विकेट रोक सकता है। तो एंकर वैसे T20 करंट गेम के हिसाब से एक ही एंकर प्लेयर होना चाहिए, और पाकिस्तान के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो वो बाबर आजम होने चाहिए, क्योंकि टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं। रिजवान को अगर आप उनके मुकाबले में लाएं तो वो थोड़ा प्रेशर पड़ने पे ज़्यादा शेल में चले जाते हैं। बाबर सिंगल्स लेता रहता है, रिजवान का तो मुश्किल हो जाता है।
अच्छा असनाद, उस्मान खान यूएई को छोड़ के पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आते ही हमने टीम में लाए, वर्ल्ड कप खिला दिया। उनकी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट उनके पास एक एबिलिटी है कि वो हिटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। अभी आपने गनी क्लास में भी देख लिया है, और भी उनकी डोमेस्टिक में कुछ आ रही हैं। तो क्या हम उनको बैकअप में एज आप कह लें 12वें खिलाड़ी के तौर पर रखना चाहिए टीम में? देखें, उस्मान खान जब आप देखते हो ना पाकिस्तान में विकेट कीपर्स, तो उनकी ऑप्शंस इतनी कम है क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में अपने अच्छे विकेट कीपर्स को प्रमोट ही नहीं किया। हसीबुल्लाह एक बहुत अच्छा विकेट कीपर है, टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है, बट हसीबुल्लाह का मसला क्या है कि इस साल कोयटा ग्लैडिएटर में वो सिलेक्ट हुआ। शोएब मलिक खेल रहे हैं, हसीबुल्लाह नहीं खेल रहे। शोएब मलिक 40 साल के हो चुके हैं, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल अगर आप देखें तो। उसकी जगह पे मतलब हसीबुल्लाह नहीं खेल रहा। तो जब आप उस्मान खान को देखते हैं तो डोमेस्टिक में तो वो परफॉर्म करते ही थे, उस वजह से वो टीम में भी है, यूएई भी छोड़ा उन्होंने, बट पाकिस्तान टीम में उनकी एज सच परफॉर्मेंसेज नहीं आई। बट अभी जो हालात हैं टीम के, तो आप उनको एक सेकंड चांस दे सकते हो। और गनी टूर्नामेंट में भी एक उन्होंने 96 समथिंग किया और एक मैच में 100 भी किया। तो गनी टूर्नामेंट को देखते हुए, और वैसे उस्मान खान को आपको मेरा ख्याल है एक चांस देना चाहिए, बट एज अ बैकअप फर्स्ट चॉइस अभी लाना उनको मुश्किल है। अच्छा, इसी से याद आया, हारिस और साइम का क्या फ्यूचर है? मोहम्मद हारिस और साइम का फिलहाल, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। मोहम्मद हारिस का तो मैंने कहा था एशिया कप से पहले कि अगर एशिया कप उनका फ्लॉप हुआ तो लंबी छुट्टी पे जाएंगे वो, बट अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जब से एशिया कप ख़त्म हुआ है T20 स्क्वाड की कोई डेवलपिंग स्टोरी नहीं आएगी, इसमें कुछ चेंजेस होनी है या नहीं होनी, या क्या सीन है। जर्नलिस्ट अपने अपने ओपिनियंस दे ही जा रहे हैं। जिस तरह मिर्ज़ा इकबाल बेग जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि आगा को शायद टीम से निकाला जाए और शाहीन कप्तान बन जाएं, और ये उन्होंने कहा कि ऐसा शायद हो, मतलब शायद वाली बातें चल रही हैं, कोई इतनी अपडेट्स आई नहीं हैं। तो आप इस तरह से प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट क्या होना चाहिए T20 का स्क्वाड वो तो आगे जाके पता लग ही जाएगा। बट उस्मान खान की जहाँ तक बात है, उस्मान खान को तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। और आपने हारिस का पूछा था, हारिस का और साइम का, तो मैंने हारिस का कहा था कि हारिस शायद ना आए वापस, बट पाकिस्तान जब किसी को चांस देता है तो बहुत ही ज़्यादा चांस देता है, जब किसी को चांस नहीं देना होता तो बिल्कुल ही नहीं देता। तो मुझे लगता है ऐसा है कि शायद हारिस को चांस मिले और चांसेस मिलें। और साइम की जहाँ तक बात है, साइम टेस्ट से ड्रॉप हो गए, और मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो T20 से भी वनडे से भी ड्रॉप हों, क्योंकि साइम तो बिल्कुल ही नीचे है। और फर्स्ट क्लास का सीज़न भी शुरू हो गया पाकिस्तान में, तो साइम के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है कि जाएँ फर्स्ट क्लास खेलें। और भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो जाके फर्स्ट क्लास खेल सकते हैं। सही है। अच्छा असनाद, मेहरान मुमताज़ एक रेडी प्रोडक्ट बड़ा पाकिस्तान का, अच्छा स्पिनर है, टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकता है, T20 आई में भी। तो आपने आसिफ अफरीदी जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, शायद वो 1-2 साल और PSL खेल लेगा, उसके बाद वो डेड है। मेहरान मुमताज़ से तो मुझे बड़ी एक अच्छी वाइब्स आती हैं जब वो खेलते हैं। PSL 9 चल रहा था, मतलब ये वाला जो सीज़न हुआ है इससे पिछला सीज़न, उसके अंदर मेहरान मुमताज़ स्क्वाड में थे। इनको मैंने देखा था इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट, बड़ा अच्छा इनकी एक एनर्जी नज़र आ रही थी और अच्छी बॉलिंग इन्होंने की थी। और जब ये स्क्वाड में आया था मैंने कहा था यार आप इसको खिलाओ, और पेशावर ज़ल्मी वालों ने जब एंड पे उसको खिलाया तो उसने वाकई दिखाया कि यार ही इज़ अ गुड बॉलर। वो विकेट टेकर नहीं है, बट वो इकॉनमी को देख के चलता है, उसकी 6 की इकॉनमी है अगर आप उसके स्टैट्स जाके देखें। तो एक रेडी प्रोडक्ट है, काफ़ी देर से डोमेस्टिक भी खेल रहा है, फर्स्ट क्लास भी इतनी खेली हुई है। तो मेहरान मुमताज़ को आप पहली फुर्सत में टेस्ट स्क्वाड में डालते। आसिफ अफरीदी आपने डाला हुआ है, मतलब क्या उसने डेब्यू भी नहीं किया पाकिस्तान से, वो 38 साल का ऑलरेडी हो गया है और वो खेलेगा भी नहीं, शायद वो ना खेले। लेकिन अगर आप उसको खिलाते हो तो आप दुनिया में ये मिसाल सेट कर रहे हो कि यार हमारे पास टैलेंट ही नहीं है जो आपको 38 साल के बाबे खिलाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं दुनिया को। फैसल अकरम ज़रूर इन्होंने रखा हुआ है, बट मेहरान मुमताज़ भी अगर होते तो एक आसरा होता है यंगस्टर्स को कि यार हमारी ज़रूरत है PCB को। सही है। अच्छा असनाद, वसीम जूनियर का क्या कसूर है? मतलब वो ट्राई सीरीज के भी स्क्वाड में था, आपने कोई मैच नहीं दिया, एशिया कप में भी आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस थी, फिर भी आपने उस बेचारे को चांस नहीं दिया। हालांकि जो राणा साहब सानू माफ करने वाले जो राणा साहब हैं, वो भाईजान उनसे उतनी ही परफॉर्मेंसेस बहुत दे देगा भाई, शायद बॉलिंग उससे अच्छी कर रहे। देखें, वसीम जूनियर एक तो पहली बात तो ये है कि वो प्लान्स में नहीं थे PCB के, वो अचानक से आ गए अब्बास अफरीदी की जगह पे, जबकि अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था, क्योंकि आपने वसीम जूनियर को तो रखा ही नहीं हुआ था, हमें तो पता ही नहीं था कि वो वापस आ जाएगा अचानक। लेकिन जब आप उसको ले आए तो आपको उसको ट्राई सीरीज़ में एटलीस्ट UAE वाले मैचेस देने चाहिए थे ताकि वो एक शेप में रहता। बट अभी
क्या करना है आपको, अभी आपको यही करना है कि साउथ अफ्रीका वाला स्क्वाड जब आप अनाउंस करें तो उसमें अब्बास अफरीदी भी हो, उसमें वसीम जूनियर भी हो, और इन दोनों को आप तीनों मैचेस खिलाएं और रेस्ट दे दें किसी एक को। सारी दुनिया बायलैटरल इसी तरह खेलती है। न्यूजीलैंड खेल रहा है साउथ अफ्रीका से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से, वो अपने होम पे खेल रहा है, वो अपने होम पे खेल रहा है न्यूजीलैंड। और आप उनकी टीम उठा के देख लें, उसमें ना फिन एलन है, उसमें ना लोकी फर्ग्यूसन है, ना उनके जो रेगुलर कप्तान है मिचेल सेंटनर, ना वो है, ना केन विलियमसन है। तो सारी दुनिया अपनी हल्की टीम्स खिलाता है बायलैटरल में अपने यंगस्टर तैयार करने के लिए। तो आप अगर साउथ अफ्रीका के साथ खेलते हो और उसमें अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर को तीनों मैचेस देते हो, किसी एक को, दो को ऊपर से रेस्ट भी करा देते हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और वसीम जूनियर को तो खिलाना चाहिए आपको, क्योंकि सबसे अच्छी रिवर्स स्विंग वही यूज़ करता है। और इंडिया वाले मैच में मैं जब सोचता हूँ रिवर्स स्विंग और डेथ ओवर, तो मुझे वसीम जूनियर ही याद आ रहा था, क्योंकि आप उसी मार्जिन से आ रहे थे फाइनल। सही है। अच्छा असनाद, एक सवाल और, अभी हमारा T20 आई का स्क्वाड अनाउंस होगा, तो मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे पूछना चाह रहा हूँ बल्कि कि क्या राना फहीम साहब ते हारिस रऊफ को T20 स्क्वाड में हमें रखना चाहिए कि नहीं रखें? हारिस रऊफ या फ़हीम अशरफ? दोनों। फ़हीम अशरफ को अब ड्रॉप करने का कोई तुक नहीं बनता मेरे ख्याल से। उसने इंडिया के खिलाफ फाइनल में भी अच्छी बॉलिंग, सर फाइनल में की है ना, तो वो मेरा ख्याल है वो स्लोअर वन पे 2 विकेटें ले गया, बट वो बड़ा एक्सपेंसिव साबित होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं देखें राना फ़हीम जो हैं, बात ये है कि राना फ़हीम एक बुरा प्लेयर नहीं है। हमने कभी भी उसको नहीं कहा कि वो कोई बुरा प्लेयर है वो अच्छा प्लेयर, बट आपने उसको पूरे टूर्नामेंट में यूज़ ही नहीं किया। आपको याद ही सेकंड मैच में आई थी, वो भी 10 ओवर के बाद कि आप फ़हीम को लगाएं, और उसने आते साथ ही शुभमन गिल को आउट कर दिया था। तो राना को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आप उनको खिलाएं सीरीज़ में। मैं नहीं समझता कि उनको ड्रॉप करना चाहिए। और हारिस रऊफ को आप ड्रॉप नहीं करेंगे कभी भी, बट हारिस रऊफ के लिए जो मैं सोचता हूँ वो मैं ये सोचता हूँ कि अभी जो फर्स्ट क्लास का सीज़न शुरू हुआ है वो हारिस रऊफ को लाजमी खेलना चाहिए, क्योंकि वसीम अकरम जो पाकिस्तान के ग्रेट फास्ट बॉलर रह चुके हैं, लेजेंड हैं पाकिस्तान के, वसीम अकरम ये 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि यार वर्ल्ड कप 23 के दौरान कहा था उन्होंने कि हारिस रऊफ ने फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। वो रेड बॉल इनमें से किसने खेला है? फ़हीम ने खेला है, नवाज ने खेला है, किसने खेला फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास तो किसी ने नहीं खेला। देखें ये है कि हारिस रऊफ एक फ्रंट लाइन पेसर है ना आपका, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, नवाज स्पिनर है, बट जो फास्ट बॉलर को मेनली ज़रूरत होती है जिस चीज़ की फर्स्ट क्लास की, रेड बॉल की, वो इसलिए होती है कि वो एक जगह पे 6 बॉल फेंकने की सलाहियत अपने अंदर डेवलप करे, जो हारिस रऊफ में नहीं है। आपने सर माजरत हारिस रऊफ ने ज्यादा ओवर ना कराने पड़े, उसने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी, तो वो जाएगा फर्स्ट क्लास खेलने। बात वही है ना, प्लेयर्स को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हारिस रऊफ को जाना चाहिए, जाए ना जाए, या पीसीबी कहे उनको कि सर जी आपने अगर नहीं खेलनी फर्स्ट क्लास, तो फिर आप हमारी तरफ वसीम अकरम ने भी यही कहा कि पीसीबी को कहना चाहिए हारिस रऊफ को कि आप जाएँ फर्स्ट क्लास में, अपनी लाइन लेंथ सही करें। अगर आपने नहीं करनी तो फिर अल्लाह हाफिज़ आपको। हैं वो बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं, बट मसला सारा वही है कि मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं भूलती जब ऑस्ट्रेलिया गया था पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने, और हारिस रऊफ को कहा था कि यार आपकी हमें ज़रूरत है, आप आ जाएं हमारी तरफ से टेस्ट मैचेस खेल लें, लेकिन हारिस रऊफ ने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो उसी दौरान BBL में खेलने चले गए थे, लीग खेलने चले गए थे। तो प्लेयर्स की प्रायोरिटी भी नहीं है फर्स्ट। सर ये जो आपने बात बताई है ना, सर ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल में इसके बाद हारिस रऊफ को टीम में लाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी टीम है ही नहीं। देखें जो अच्छा एक पैट्रियोट प्लेयर होता है ना, उसके लिए उसकी टीम फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फिर वो चाहे टेस्ट में चाहिए, ODI में चाहिए, किसी में भी चाहिए हो, तो वो कहता है जी मैं हाजिर हूं। ठीक है, उसकी फिटनेस उस तरह नहीं है, वो कहता ठीक है ये सीरीज में नहीं खेल सकता, मुझे फर्स्ट क्लास खेलने दे, आई विल कम बैक इन अनदर सीरीज, बट उसने कहा मैं टेस्ट खेलना ही नहीं चाहता। ये इसकी जहां आपने बात की ना, आपको मैं काट रहा हूँ, हारिस रऊफ को ये भी ऑप्शन दी गई थी कि आप एक स्पेल डालना 4-5 ओवरों का, 6 ओवरों का, उसके बाद हम आपको फील्ड से बाहर ले जाएंगे। वो उसके बाद भी उसने कहा कि मैं टेस्ट मैच नहीं। क्यों दी थी ऑफर सर? क्यों दी थी ऑफर? मुझे ये भी बताया ना, क्यों दी थी? करवाया क्यों नहीं करवा सकता? करे प्रैक्टिस करे आए वापस। देखें यही है, अब इसमें प्लेयर्स को तो आप साइकी प्लेयर्स की तो समझ नहीं सकते, कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि लेकिन सोल्यूशन हारिस रऊफ को दुनिया पर राज करने का एक ही सोल्यूशन है कि आप फर्स्ट क्लास ही खेलें और अपनी लाइन लेंथ पे आप करें काम। क्योंकि मैंने फाइनल भी अगर आप देखें तो उसने जो अपना सेकंड लास्ट ओवर कराया था वो बड़ा अच्छा जा रहा था, आखिरी बॉल उसने फुल टॉस कर दिया दुबे को और छक्का खा लिया। क्यों किया उसने वो फुल टॉस? क्योंकि उसको प्रैक्टिस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आपने कंसिस्टेंट लेंथ पे कैसे डालना है, और ये स्किल आपकी डेवलप ही तब होती है जब आप रेड बॉल खेलते हो। तो एक प्लेयर रेड बॉल ही नहीं खेलेगा और टीम का एक पेसर भी बना होगा, फास्ट बॉलर बना होगा, तो फिर आप
कुछ भी नहीं कर सकते, और टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी तो देता ही नहीं है, ना हमारा बोर्ड देता है ना प्लेयर देता है। इसलिए तो जेम्स एंडरसन और मिचेल स्टार्क वगैरह जैसा कोई प्लेयर हमारे पास है नहीं। वो पागल तो नहीं है ना कि वो टेस्ट के ऊपर अपनी जान लगा देते हैं और हमारे वाले T20 से बाहर ही नहीं आ रहे। अच्छा असनाद, वीडियो काफी लंबी हो गई है, बातें बड़ी हमने मतलब तनकीदी कर दी हैं, कुछ अजीब व गरीब कर दी हैं। खैर अभी तो इजाजत मुनीब आरिफ और असनाद अख्तर को, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसमें हम रील में थोड़ी थोड़ी अपडेट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े मैचेस जैसे पाकिस्तान वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन आएगा, उस पर हम रिव्यू भी करेंगे और कोशिश करेंगे हम प्रीव्यू भी करें। तो अभी तक हम दोनों को दें इजाजत, और इंस्टा पे फॉलो कर लें द क्रिकेट पल्स 786। फी अमान अल्लाह।